हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैकबेंचर्स पाठशाला। सो दिस कुड बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। तो हमने अभी तक आज हम लोग करेंगे कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, क्यों हमें पावर शेयरिंग को सपोर्ट करना चाहिए और क्या क्या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने श्रीलंका और बेल्जियम का कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखी थी वहाँ पे कॉम्पोजिशन के आधार पे, और उन्होंने फिर वहाँ पे क्या स्टेप्स लिए श्रीलंका ने और क्या आगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस रहे। फिर मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका देखा, वहाँ पे श्रीलंका ने मेजोरिटी ने कैसा अपना कैसे अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद में हमने बेल्जियम में अकोमोडेशन देखा, तो बेल्जियम ने वहाँ पे क्या क्या किया, 4 बार वो अमेंडमेंट्स लाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए वो हमने देखे थे, उनके क्या 4 अमेंडमेंट्स थे, उन्होंने किस किस टाइप की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनाई, वो सब हमने देखा था। और फिर लास्ट में जो स्टेप्स थे वो कैसे कारगर हुए बेल्जियम के, और वहाँ पे फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे उनके भी उन्होंने उनका फिर वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का फॉर्म हुआ, फिर वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर बना। ये सब हमने देख लिया था। तो आज हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। सबसे पहले इसमें हम लोग एक कीवर्ड देख लेते हैं, वो है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्ट विद डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल्स। ठीक है। तो प्रूडेंशियल क्या हो, प्रूडेंशियल डिसीजंस कौन से होते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है जो हमने बहुत सोच समझ के बहुत कैलकुलेट करके हम जो डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं, जो हम आगे की सोच के दूरदर्शी होके देख के और फिर जो डिसीजंस लेते हैं वो होते हैं। तो ये सब होते हैं प्रूडेंशियल डिसीजंस। तो अभी हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल और पावर शेयरिंग के फेवर में हम कह सकते हैं दो डिफरेंट रीजंस हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न वो है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है सोशल ग्रुप्स के। जैसे आपने देखा श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में दो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो हमने वहाँ पे पावर शेयरिंग सेटअप कर दी। जैसे हमने बेल्जियम में पावर शेयरिंग सेटअप की तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, हमने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर दिया और वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आई। तो प्रूडेंशियल रीज़न है पावर शेयरिंग को फेवर करने का, वो है कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और जो मॉरल रीज़न है इसको सपोर्ट करने का, वो ये है कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, ये बैकबोन है डेमोक्रेसी की। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द गवर्नमेंट। एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी राजतंत्र कौन सा होता है जहाँ पे हर नागरिक इस गवर्नमेंट में हिस्सा ले। कैसे हिस्सा ले, जैसे वो सिस्टम का भाग बने, जैसे हम भी अपने सिस्टम का भाग हैं, हम हमारे गवर्नमेंट का भाग है, हम वोटिंग देते हैं। तो ये क्या एक मॉरल रीज़न है। पावर शेयरिंग का मॉरल रीज़न ये है कि पावर डेमोक्रेसी की ये एक स्पिरिट है, ये एक बैकबोन है। ठीक है। दस two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social groups. ये conflict कम करता है social groups के बीच में, और जब conflict और violence कम होगी तो political instability नहीं रहेगी, वहाँ पे political stable होगी। और इसीलिए power sharing एक good way है, एक अच्छा तरीका है power political order को stability में रखने का। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of nation. अब मेजोरिटी जो वहाँ पे एक सोशल ग्रुप है जो मेजोरिटी में है, उसके जो विल है वो इम्पोज करना एक शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के लिए एक हमें एक पॉजिटिव दिखाई देता है, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई देता है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं तो आप देखो श्रीलंका का एग्जांपल ले, वहाँ पे बहुत टाइम जब उनको माइनॉरिटी को दबाया गया तो वहाँ पे क्या हुआ, रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे विरोध स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए जो जो शॉर्ट रन के लिए हम देखते हैं कि मेजोरिटी को हम पावर दे दें, उसकी विल इम्पोज होने दें, तो ये एक शॉर्ट रन के लिए हमको अच्छा तरीका दिखता है। लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक नेशन की यूनिटी को
अंडरमाइन करता है, ठीक है, एक नेशन की यूनिटी को एक डेंजर में डालता है, ठीक है। टायरन ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin द मेजॉरिटी एज वेल। ये एक माइनॉरिटी को दबाना एक खाली माइनॉरिटी के लिए हानिकारक नहीं है, ये मेजॉरिटी के लिए भी हानिकारक है। जैसे देख सकते हैं आप, श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, तो फिर वहाँ पे पढ़ाई में और इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी जितने भी डेवलपमेंट के काम थे वो सभी के लिए रुक गए, वो भलाई माइनॉरिटी हो भलाई मेजॉरिटी हो, वो सभी के लिए रुक गए, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए रुक गए। तो ये नहीं है कि आप अगर माइनॉरिटी को दबाते हो तो खाली माइनॉरिटी का ही नुकसान होगा, उससे मेजॉरिटी का भी नुकसान होगा, माइनॉरिटी का भी नुकसान होगा। और देयर इज़ अ सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये एक मॉरल रीज़न है कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज affected by its exercise and who have to live with its effects। तो एक डेमोक्रेसी में क्या इन्वॉल्व होता है कि जो उस राजतंत्र से प्रभावित हो रहे हैं वो सभी उस राजतंत्र में भाग ले सकें, ठीक है। तो हमें जो गवर्नमेंट से प्रभावित हो रहे हैं तो वो सभी उसमें भाग ले सकें। जैसे हम सब भाग कैसे लेते हैं, हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं अपना वोट देके, ठीक है। हम RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, तो इन तरीक़ों से हम गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in government. Let us call the first set of reason prudential and the second set of reason as moral reason। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि एक पावर शेयरिंग को एक ग्रुप्स या एक सेंटर में देना एक अच्छा माना जाता था कि एक जने के पास पावर रहेगी, सारी पावर्स, तो वो अकेला डिसीजन ले पाएगा, क्विकली डिसीजन ले पाएगा। तो इससे क्या होगा कि सब व्यवस्था सही रहेगी, पॉलिटिकली डिसऑर्डर नहीं होगा, तो ये माना जाता था। लेकिन अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम है, जो अभी का वर्तमान समय है, उसमें डेमोक्रेसी को बढ़िया माना जाता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ इंडिविजुअल पॉलिटिकल पावर। पहले अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, पहले क्या होता था कि हम ये मानते थे कि पॉलिटिकल पावर्स अनडिवाइडेड होनी चाहिए, उनका विभाजन नहीं होना चाहिए, वो एक ही जने के पास होना चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, कि वो एक ही जने के पास हो या एक ही ग्रुप ऑफ पर्सनस के पास हो, तो जिससे क्या होगा कि हम डिसीजंस जल्दी ले सकते हैं। इट फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy। और जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये जो एक मानसिकता थी ये बदल गई। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power। तो एक सबसे बेसिक जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो यह है कि जो पीपल है, जो वहाँ के उस कंट्री के सिटीज़न है, वही एक सबसे बड़ा सोर्स है पॉलिटिकल पावर का, वहीं से ही सारी राजनीतिक शक्तियाँ आती है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में वो जो लोग हैं, उस देश के लोग हैं, वो खुद अपने लिए खुद एक गवर्नमेंट चुनते हैं। In a good democracy, government due respect is given to diverse groups and views that exist in society। एक अच्छी राजतंत्र में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर्स डाइवर्स कर देती है और है ना हर सोसाइटी को एक जितना तवज्जो देती है। एवरीवन हैव अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, देयरफॉर it follows that in democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर जितनी हो सके उतनी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पावर शेयरिंग का मोड है वो है अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन से होंगे? पहला गवर्नमेंट का ऑर्गन होगा लेजिस्लेटिव, फिर होगा एग्जीक्यूटिव और फिर होगा जुडिशियल। सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इन तीनों को एक बराबर रखा जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन तीनों को एक बराबर रखा गया है और इन तीनों की पावर्स को बांट दिया गया है। कोई भी एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं है, सब तीनों बराबर है और तीनों में पावर्स को बांट दिया गया है।
because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. ठीक है, such as separation ensures that none the organ can exercise unlimited power. तो ये जो एक हमने सेटअप किया है, ये एक अरेंजमेंट किया है हमने कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं इन तीनों को एक साथ रखना है और इन तीनों के पावर्स को बांट देना है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी एक ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल ना कर सके, किसी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो, कोई जवाबदेही ना हो, एक ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ना हो जो किसी को जवाबदेही ना हो। इसीलिए हम तीनों को चेक एंड बैलेंस में रखते हैं कि तीनों के पास लिमिटेड पावर है और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। ठीक है, जैसे आप देखो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को चेक कर सकती है, वो दोनों के लिए दोनों को ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स निकाल सकती है। वैसे ही लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव के लिए पार्लियामेंट में लॉज ला सकती है। इसलिए ये क्या तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। This result in a balance of power among various institutions. Last year we studied that in a democracy, even though minister and government officials exercise power, they are responsible to parliament or state assemblies. हमने पिछले लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमने लास्ट साल देखा था कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे मिनिस्टर और गवर्नमेंट होते हैं, उनके पास पावर्स होती है, वो पावर्स होती है वो, बट लेकिन वो उनके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती। वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ के लिए, उनको वो भी जवाबदेही होते हैं पार्लियामेंट, उन्हें भी पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, वहाँ पे डिबेट्स होती है। इसीलिए ऑल द जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करते हैं, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज। वो लेकिन जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग उन वो कैसे काम कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, और लेजिस्लेचर्स जो लॉ बनाती है उनको भी देख सकते हैं। आर्टिकल 124 में जुडिशरी रिव्यू का एक अरेंजमेंट दिया गया है जिसमें जुडिशरी कोई भी लॉ को, ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है कि ये सही है या नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो पावर शेयरिंग तीन के बीच में होती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम लोग देखेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होगा कि जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट लेवल्स में होंगे, मतलब तीनों ग्रुप्स ऊपर नीचे होंगे। देखो सबसे ऊपर होगा यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर म्यूनिसिपैलिटीज। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट गवर्नमेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो पहला अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो गवर्नमेंट क्या होगी, एक तो सेंटर में गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो जनरल गवर्नमेंट होगी बीच सब पूरी देश के लिए होगी, और फिर गवर्नमेंट्स क्या नीचे छोटे छोटे प्रोविंस, छोटे छोटे रीजन के लिए रीजन्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में उस जो रीजन्स में बढ़ती है, रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी एंटायर कंट्री के लिए उसे हम कहते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन इंडिया वी रेफर इट टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। The government at the provisional or regional level are called by different names in different countries. In India we called it state government. ठीक है, तो ये जो रीजनल गवर्नमेंट की रीजनल वाला जो लेवल होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट्स के हर कंट्री में अलग अलग नाम होते हैं, और इंडिया में हम इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। यह सिस्टम सारे कंट्रीज़ में नहीं फॉलो होता। ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होगी वर्ल्ड में जैसे आप जिसमें हम लोग ऐसे एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, और वहाँ पे अलग अलग ऐसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में भी होती है, फिर नीचे म्यूनसिपैलिटीज़ भी होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में हो। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, but in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly laid down the power of different levels of government. तो जहाँ पे अपने जैसे देशों में जहाँ पे पावर्स विभाजित की गई है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ बता देता है कि इस गवर्नमेंट की इतनी पावर है, इस गवर्नमेंट की इतनी पावर है। जैसे आप देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट्स दी गई है, जिसमें हर एक लिस्ट में लिखा गया है। जैसे आप एक यूनियन की लिस्ट देखोगे उसमें लिखा हुआ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स पे लॉ बना सकती है, इनमें इन्वॉल्वमेंट ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें ये लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इन
इन मुद्दों पे रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। और एक कंकरेंट लिस्ट है, जो कंकरेंट लिस्ट ये बताती है जिसमें दोनों गवर्नमेंट्स मिलके काम करती है, जिसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है, स्टेट और सेंटर का, दोनों मिलके लॉज बनाती है। और एक होती है रेसिड्यूरी, जो जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस टाइम नहीं आए थे, जैसे आईटी है, एआई है, तो ये 1947 में नहीं होते थे लेकिन आज होते हैं। तो इनके ऊपर कौन लॉज बनाएगा, वो रेसिड्यूरी लिस्ट में आता है, ठीक है। तो this is what they did in Belgium but was refused in श्रीलंका, ठीक है। यही जो लेवल्स में बांटने वाला काम है, जैसे बेल्जियम ने एक सेंटर की गवर्नमेंट बनाई थी, फिर 2 रीजन्स की गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा करने से मना कर दिया था, ठीक। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। अब यही प्रिंसिपल हम स्टेट से नीचे के भी गवर्नमेंट्स के लिए ला सकते हैं। जैसे अपने म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज स्टार्ट किया गया था, तो सबसे पहले पंचायती राज स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नागौर ज़िले में, ठीक है। तो ये याद रखना, जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम जो ये जैसे सेंटर से स्टेट में पावर्स डिवाइड होती है, वैसे स्टेट से और लोअर लेवल पे पावर्स डिवाइड हो जाती है, वो है म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती राज में। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें गवर्नमेंट्स के लेवल हायर और लोअर है, तो इसलिए हम इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे ऊपर से नीचे अप टू डाउन एक लाइन बना रहे हैं, तो इसलिए हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर ये हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना टाइप देखते हैं, वो अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो पावर ऑल्सो कैन बी शेयर्ड अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। तो अब पावर क्या है कि ना सोशल ग्रुप्स में भी बन सकती है, डिफरेंट ग्रुप्स में भी बन सकती है। जैसे हमने बेल्जियम में देखा था, बेल्जियम ने क्या किया था कि हर एक सोशल ग्रुप की भी एक गवर्नमेंट बना दी थी। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनकी एक अलग गवर्नमेंट बनाई थी, और जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और एक जो डच स्पीकिंग लोग थे उनकी अलग से गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये एक बेल्जियम ने एक अच्छा एग्जांपल लिया था सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करने का, ठीक है। वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर में वुमेन्स और जो वीकर सेक्शंस है, जो SC/ST कास्ट है अपने इंडिया में, उनके लिए डिफरेंट रिजर्वेशंस रखे जाते हैं, ताकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशंस और जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भाग ले सकें, तो उनके लिए रिजर्वेशन रखाया जाता है। तो ये सब अरेंजमेंट्स किस में आते हैं, पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government। तो ये अरेंजमेंट इसलिए किए जाते हैं ताकि जो लेफ्ट आउट ग्रुप्स हैं वो भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भाग ले सकें, और जो वो भी एलियनेटेड फील ना करें, मतलब लेफ्ट आउट फील ना करें गवर्नमेंट से। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। ये जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं उनके लिए एक अच्छा शेयर रखने के लिए गवर्नमेंट में ये सब मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम अपना लास्ट जो आज की स्लाइड है और जो लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in way political parties, pressure groups and movement controls or influence those in power। तो पावर शेयरिंग क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में या कुछ ग्रुप्स में या मूवमेंट कंट्रोल्स इनमें भी डिवाइड की जा सकती है। जैसे आप हमारे देखोगे तो इंडिया में एक गवर्नमेंट जो रूल करती है, रूलिंग गवर्नमेंट तो होती ही है, और जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओपोजिशन गवर्नमेंट का भी एक अरेंजमेंट दिखाया गया है कि अपने इंडिया में एक पार्टी, सिंगल पार्टी रूल नहीं है चाइना और की तरह, हमारे यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ होगी ताकि पावर सब में बटी रही, एक हैंड में पावर ना जाए, वहाँ पे अकोमोडेशन ऑफ पावर वन हैंड ना हो, ताकि पावर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रहे, अलग अलग पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती है, तो हर एस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट होता रहे, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर्स। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज
दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज़। तो अभी जो हमारे वर्तमान में डेमोक्रेसीज़ है, इस अभी क्या होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पार्टीज़ में पावर डिवाइड कर दी जाती है, ताकि वोटिंग होती है, हम अलग अलग को वोट्स देते हैं अलग अलग पार्टीज़ को, तो एक पार्टी सेंटर में आती है, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब वोटिंग होती है तो कोई दूसरी पार्टी रूल करती है। जैसे आप राजस्थान में देखो तो मोस्ट ऑफ टाइम अल्टरनेट गवर्नमेंट्स आती है, एक गवर्नमेंट कभी रिपीट नहीं होती, तो वहाँ पे जो पावर्स है वो शेयर होती रहती है, वहाँ पे कभी भी अकोमोडेशन नहीं होता है एक पार्टी के हाथ में पावर का। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो एक हाथ में पावर नहीं रहती। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अगर लंबे समय तक ऐसे पार्टीज बदलती रहे, अलग अलग पार्टीज आती रहे, तो इससे क्या होता है कि ना हम हर आइडियोलॉजीज को ये फेस कर चुके होते हैं, हम हर आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप के बारे में सोच चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी वर्ग पिछड़ा नहीं रहता। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट और व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि दो गवर्नमेंट या तीन गवर्नमेंट एक साथ आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग आइडियोलॉजीज एक साथ देखने को मिल जाती है। जैसे गवर्नमेंट अलायंस से फॉर्म होती है, गठबंधन से सरकार बनती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दो आइडियोलॉजीज की गवर्नमेंट एक साथ आके सरकार बनाती है कहीं पे, तो फिर हमें दोनों की आइडियोलॉजीज देखने को मिलेगी। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और हम जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे हम अलग अलग ग्रुप्स भी देखते हैं, जैसे ट्रेडर्स के ग्रुप्स, बिजनेसमैन्स के ग्रुप्स, जो किसान होते हैं उनके ग्रुप। जैसे आप देखोगे एक किसान संघ करके ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, बिजनेसमैन्स के अलग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या, ये भी गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इससे क्या होता है कि पावर्स डिवाइड होती है, इससे हर कम्युनिटी के बारे में सोचा जाता है, हर वर्ग के बारे में सोचा जाता है, हर सोशल ग्रुप के बारे में सोचा जाता है। तो इसलिए पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है डेमोक्रेसीज में। वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन यूनिट थर्ड। तो अब हम आगे यूनिट थर्ड में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करती है वो भी देखेंगे। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर बी विद मी टिल द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम फेडरलिज्म जो आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट वीडियो आने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं पीपीटी बना के और जल्दी नया वीडियो अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए थोड़ा सा ये रिवाइज कर लें। इसमें आप देखोगे ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सिर्फ ये देखो, इनको रिवाइज कर लो, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और फिर आप आराम से एग्ज़ाम में आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं। आपको हर स्लाइड के नीचे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू।